ए सजनी हो, ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी, पिया गैले कल कतवा, ए सजनी, पिया गैले कल कतवा, ए सजनी, ए सजनी। गांव से शहर की ओर पलायन का जो दर्द इस गीत में बखूबी उकेरा गया है। इस मूवी के डायरेक्टर पवन कुमार श्रीवास्तव आज हमारे साथ रेडियो चैन परदेसी पर हैं। ये उस हस्ती का नाम है जिन्हें टेलीग्राफ ने सन 2012 में बिहार के 13 यंग इनोवेटर्स में शुमार किया था। ये एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी मूवी ने हाल ही में एक हिस्ट्री बनाई। भारत में पहली बार बिहार की एक मूवी को शामिल किया गया PVR डायरेक्टर्स कट में। पवन कुमार जी, आपका रेडियो चनपरदेसी पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मौका दिया कि मैं उन लोगों से बात कर सकूं जो भारतीय मूल के हैं और बाहर रहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मेरी फिल्म भी माइग्रेशन पे ही बात करती है और आज मुझे मौका मिला है ऐसे ही लोगों से बात करने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स को आप अपने इस मूवी के बारे में बताइए। पवन, कहानी का आइडिया कहाँ से मिला, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, बेसिकली व्हाट द मूवी इज ऑल अबाउट? ओके, श्योर। ये फिल्म माइग्रेशन पे है और बिहार की कहानी है ये। इसके बारे में बताना चाहूँगा कि एक आइडिया मुझे कहाँ से आया। मेरा जन्म मैं छपरा से हूँ और मेरा जन्म छपरा से एक लोकल टाउन मरवाड़ा में हुआ था और वो एक इंडस्ट्रियल जगह थी। वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज थी और 80s के दशक में वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हुआ करती थी। और मैं जब 4th और 5th में पढ़ता था शायद याद है कि उस समय धीरे फैक्ट्रीज बंद होने लगी और बिहार में शुगर फैक्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट एक इंडस्ट्री का रोल प्ले करता था। और जिस स्कूल में पढ़ता था मैं, वो मॉन्टेसरी स्कूल था और शुगर फैक्ट्री के द्वारा ही चलाया जाता था। तो जब शुगर फैक्ट्री बंद होने लगे और बाकी इंडस्ट्री भी बंद होने लगी वहाँ पे, तो मैंने देखा कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं जिनके फादर शुगर फैक्ट्री में एम्प्लॉयड थे, उनकी लाइफ जो है कैसे डिटोरिएट होने लगी। उनके लंच बॉक्स की क्वालिटी, उनके नोटबुक्स की क्वालिटी, उनके पेन की क्वालिटी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सब कुछ लगातार डिटोरिएट हो रहा था। और ओवरऑल उस शहर को मैंने इकोनॉमिकली डाउन होते हुए देखा। और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में वो इमेज मेरे दिमाग में थी, माइग्रेशन का असर क्या हो सकता है। बचपन में जब भी आपको इमेज बना लेते हैं दिमाग में, तो वो बहुत दिन तक आपके साथ रहती है। फिर मैं जब बिहार से इलाहाबाद आया, फिर इलाहाबाद से दिल्ली, फिर मुंबई, तो जब मैं ट्रेवल करता था ट्रेन में, बस में या बाहर शहर में रहता था, तो मैं देखता था कि यार बिहार से बहुत माइग्रेशन है। लोग छोटी छोटी चीजों के लिए माइग्रेट करते हैं। मुंबई के लोकल में मूंगफली बेचने के लिए से लेकर और दिल्ली में रिक्शा चलाने के लिए भी माइग्रेट करते हैं। तो ये मुझे लगा कि ये बहुत ही गलत है। अगर आप IITs में पढ़ने के लिए, भाभा एटॉमिक सेंटर में काम करने के लिए या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में या शिकागो में काम करने के लिए अगर आप माइग्रेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा ही लगता है, क्योंकि ये सब चीजें हर जगह नहीं हो सकती हैं। तो सिलेक्टेड जगह ये चीजें होती है। लेकिन आप छोटी छोटी काम को करने के लिए अगर आप माइग्रेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेट का फेल्यूर है ये। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोग इन सब कामों के लिए माइग्रेट ना करें। तो जब ये दिमाग में मेरे था, ये माइग्रेशन को लेकर मेरे एक अंडरस्टैंडिंग थी। और
फिल्म करने की इच्छा शुरू से थी, मेरे दिमाग में मन था कि मुझे फिल्म बनाना है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था, जब मैं 11th-12th में पढ़ता था तो मुझे हमेशा ये फील होता था कि यार मेरे पास भी कुछ फ्रेम्स हैं, मेरे पास भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, मेरे पास भी कुछ डायलॉग्स हैं, मेरे पास कुछ कहानियां हैं जो मेरे मन में हैं, तो उन्हें मुझे कहना चाहिए। और मैं ये भी जानता था कि ये मेरी कहानियां हैं, मेरे कैरेक्टर्स हैं, मेरे डायलॉग्स हैं, इन्हें और कोई नहीं कहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे अंदर ही आए हैं, मेरे मन में आए हैं, तो मुझे कहना होगा। और फिल्म बहुत ही एक सशक्त माध्यम है आपकी अपने बात कहने का। चाहे जितने भी माध्यम हैं उन सब में मैं फिल्म को बहुत सशक्त माध्यम मानता हूँ, तो इसलिए मैंने फिल्म बनाने की सोची। और जब पहली फिल्म बनाने की बारी आई, जो बचपन से एक इमेज थी मेरे दिमाग में माइग्रेशन को लेकर, तो मैंने सोचा इसे सब्जेक्ट बनाते हैं। और ये पूरी कहानी जो है पूरी फिक्शनल है, लेकिन इसका जो बैकड्रॉप है, इसका जो एक जर्नी है, वो कहने की बहुत वास्तविकता के बहुत करीब है। एक हर माइग्रेट किया हुआ इंसान इस कहानी से रिलेट कर सकता है, क्योंकि बहुत ही इसका जो ग्राउंड है लिखने का, जो जमीन है जहाँ से लिखी गई है कहानी, वो बहुत सॉलिड है। पवन, आपसे यहाँ पे माफ कीजिएगा, आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी तक आपने इस मूवी के बारे में हमें बताया, हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपकी खुद की कहानी है, जिसे आपने बचपन से ही अब तक करीब से देखा, समझा और महसूस किया है, और शायद आप ही इस कहानी को बेहतर तरीके से आम जनता तक पहुंचा सकते थे। सवाल मेरा ये है कि लाखों लोग, खासकर बिहार की जनता के बारे में कह रही हूँ, कि लाखों लोग जो बिहार से हर रोज बेटर फ्यूचर की तलाश में चले आते हैं एमएनसीज की ओर, बड़े शहरों की ओर, क्या उनकी ये तलाश सही है? उनका इस तरह से वास्तविकता से, रियलिटी से, अपने शहर से, अपनी मिट्टी से, अपनी जमीन से पलायन करना सही है? देखिए, ये माइग्रेशन को लेके आज जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ देखने के बाद और बहुत सारी चीजों को पढ़ने के बाद, मैंने माइग्रेशन को लेकर अपना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है। वो ये कि माइग्रेशन बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। ये आप ब्लैक एंड व्हाइट में इसका आंसर नहीं दे सकती हैं कि माइग्रेशन गलत है या सही है। अलग अलग सिचुएशन में माइग्रेशन अलग अलग है। जैसे माइग्रेशन पे आज स्किलफुल माइग्रेशन है, आप इसको रोक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एक ग्लोबल इकोनॉमी में जी रहे हैं, ओपन इकोनॉमी है। वहाँ पे माइग्रेट किए बिना आप रह नहीं सकती हैं, पता आपको बदलना ही पड़ेगा, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। लेकिन कुछ ऐसे लेयर्स बने हुए, इस तरह से हमारी सोसाइटी डेवलप हुई है, ऐसे इस तरह से इकोनॉमी डेवलप हुई है कि आपको माइग्रेट करना होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सिचुएशंस हैं जहाँ पे माइग्रेशन बिल्कुल गलत है, जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि अनस्किल्डफुल जो माइग्रेशन होता है। जैसे आज गल्फ कंट्रीज में आप देखिए, इंडिया से कितना माइग्रेशन है, खास करके बिहार से। लोग छोटे छोटे काम को करने के लिए माइग्रेट करते हैं। क्यों इसलिए माइग्रेट करते हैं? क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी इंडिया से अच्छी है, इसलिए माइग्रेट नहीं करते हैं यहाँ पे उनको काम नहीं है, इसलिए माइग्रेट करते हैं कि उन कंट्रीज की इकोनॉमी यहाँ से अच्छी है। तो मुझे लगता है कि लाइफ का जो मेन मोटो है वो हैप्पीनेस है। हम यहाँ पैदा हुए हैं धरती पे खुश रहने के लिए, पैसा कमाने के लिए, हम मशीन नहीं है। तो मुझे लगता है कि बेटर फ्यूचर अच्छी चीज है, लेकिन हमें बेटर फ्यूचर के पीछे भागना नहीं चाहिए। हमारी लाइफ का मेन मोटो होना चाहिए कि हम खुश रहें और अच्छे से रहें, और जितने रिसोर्स अवेलेबल हों उन्हीं को बेस्ट यूटिलाइज करें। तो भागना भी, रेस में, रैट रेस में शामिल होना भी ठीक नहीं है। लेकिन माइग्रेशन पर बिल्कुल खारिज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिस इकोनॉमी में हम रह रहे हैं, जिस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ माइग्रेशन एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। दुनिया में पलायन है, अमेरिका से भी पलायन करते हैं, चाइना से भी करते हैं। और एक और चीज मैं खास बात बताना चाहूंगा नया पता के बारे में कि अभी तक जो माइग्रेशन पे बात हुई है, अभी तक जितनी भी चीजें, फिल्में हो या अखबार हो या साहित्य हो, मैंने देखा है कि माइग्रेशन पे दो ही तरह की बातें होती हैं। एक बात होती है पॉलिटिकल बात, जब भी कोई माइग्रेट करता है तो वो एक दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में इंक्रोचमेंट है, हम रिसोर्सेज को हैम्पर करते हैं, वहाँ के लोकल को दिक्कतें होती हैं, इस तरह की बात होती है अमूमन। दूसरी ये बात होती है मैनेजमेंट लेवल पे, ये बात होती है, जो मैनेजमेंट गुरु हैं ये कहते हैं कि माइग्रेशन जो है ब्रेन ड्रेन है, ब्रेन ड्रेन होता है, रिसोर्स मतलब रिसोर्स का माइग्रेशन होता है। लेकिन इन सबके अलावा एक ऐसा पहलू मैंने समझा है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसके बारे में आज तक बात नहीं हुई है। एक माइग्रेंट की लाइफ आज तक चर्चा नहीं हुई है, एक माइग्रेंट कैसे जीता है, और दो, खास करके दो पथों के बीच की जो जिंदगी होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट हैं जो अभी तक अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब 200 साल से कोई बाहर रह रहा है, मॉरिशस और फिजी की बात अलग है,
पूरी तरह से कट चुके हैं हमारे यहाँ से जी। लेकिन अभी भी जो लोग अब 5-10 साल से 20 साल से रह रहे हैं या एक जनरेशन उनकी वहाँ पे रह रही है, जैसे पंजाब से जो माइग्रेशन कनाडा में होता है या फिर इंडिया से बिहार से जो माइग्रेशन हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत जुड़े रहते हैं वो। उनका अभी भी दो पता है, एक पता उनका गाँव होता है और एक पता जहाँ पे रह रहे हैं वो होता है। तो दो पतों के बीच में रहना कितना मुश्किल है, इसको मैंने लिखा है। मैंने माइग्रेशन के सब टेक्स्ट को दिखाया है, माइग्रेशन के पीछे इनटेंजिबल जो पेन है, इमोशनल इंसाइट जो है ऑफ माइग्रेशन है, उसको मैंने दिखाया इस फिल्म में, जो आज तक मुझे लगता है कि किसी ने इस पर चर्चा नहीं की है। एक बताना चाहूंगा एक बात कि जैसे मान लीजिए एक आदमी जो है बिहार के किसी गांव से माइग्रेट करता है भारत के किसी शहर में या भारत के बाहर किसी शहर में। जब वो वहाँ रहता है तो वहाँ जैसे मान लीजिए शिकागो में कोई रहता है, तो शिकागो में कोई रह रहा है तो फॉर द टाइम बिंग वो नौकरी करने गया है शिकागो में बिहार से किसी गाँव से। तो जब शिकागो में है, वो शिकागो के ज्योग्राफी में जी रहा है, तो उसको याद कहाँ की आती है, गाँव की याद आएगी। जब भी कुछ अच्छा होगा शिकागो में, जब भी कुछ अच्छा देखेगा, वो जब भी हैप्पीनेस फील करेगा तो वो अपने गाँव के बारे में सोचेगा। शिकागो में किसी बैठे इंसान को और सपना भी आता है वहाँ पे, तो ड्रीम्स में जो इमेजेस आएंगे उसके गाँव के आएंगे। इसलिए जोग्राफिकल माइग्रेशन है, जो आपकी इमेज भी बदल जाते हैं। आप बैठे हुए हैं शिकागो की किसी बिल्डिंग में, लेकिन याद आपको गाँव आ रहा है। और फिर जब आप वापस कभी छुट्टी पे अपने गाँव आए हुए हैं, अपने फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा समय गुजार रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक पैरेलल पेन ये चल रहा है कि मुझे वापस जाना है, मेरा टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं, मुझे ट्रेवल एजेंट को बोलना है कि मुझे जाना है परसों। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि आप कहीं भी एक कंप्लीट पीस में नहीं है, आपको पीस कहीं नहीं है, आप दो पतों के बीच में आप बिखर गए हैं। आप वहाँ कंप्लीट जिंदगी जी पा रहे हैं ना यहाँ पे। शिकागो में कभी बारिश होती होगी तो मुझे लगता है कि बिहार का कोई इंसान अब गाँव के विजुअल्स उसको याद आते होंगे कि इसका घर कैसे भीग रहा होगा, उसके गाँव के किसी चौराहे पे जो बारिश हो रही होगी है, शिकागो में बारिश को देख रहा है, लेकिन उसके विजुअल्स उसके गाँव के आ रहे हैं। तो ये बहुत अजीब सी चीज है। मुझे लगता है कि एक मेंटल मतलब एक ट्रेजेडी है एक ह्यूमन लाइफ की। हम ऐसा मजबूरी है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमने उस शौक से नहीं चुना, माइग्रेट करना पड़ता है हमें। लेकिन तो मैंने ये दिखाया कि एक माइग्रेंट की लाइफ कैसी होती है, और एक लॉस ऑफ आइडेंटिटी भी, इस पहलू को भी मैंने छूने की कोशिश की है कि जब बहुत दिन तक कहीं रहते हैं और वापस कभी अपने गाँव आते हैं तो उस गाँव में एक्सेप्टेंस आपकी कम हो जाती है, आपकी आइडेंटिटी लॉस कर जाती है और आपको दिल्ली वाले बाबा कह के बुलाया जाता है, आपको अपनी फैमिली के थ्रू आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है। बहुत खूब। पवन, क्या है कि हम जब भी कुछ एक्सपेरिमेंटल सिनेमा की बात करते हैं या फिर स्पेशली जब माइग्रेशन पलायन शब्द आता है, तो इससे रिलेटेड मूवीज़ की जब भी बात होती है, कहीं ना कहीं ये जो आम दर्शक वर्ग है वो एक्सपेक्ट करता है ढेर सारा वायलेंस और फाइट। ऐसे में ये जो नया पता है, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? बिल्कुल डिफरेंट तरह की मूवी है ये, यानी कि इसमें स्पेशली शॉर्ट में कहूँ तो एक ऐसी भोजपुरी मूवी जो कि बिल्कुल डिफरेंट तरह की है, ना इसमें लटके झटके हैं, ना ही बाकी आम भोजपुरी मूवीज़ की तरह इसमें अजब गजब सॉन्ग्स हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि आपकी ये मूवी सरवाइव कर पाएगी? यहाँ पे सर्वाइवल की बात ही नहीं है। मुझे नहीं, मैंने जब मेरा जो मकसद है फिल्म बनाने के पीछे वो एक कहानी कहने का है, और ये तो फैक्ट है कि सर्वाइवल द फिटेस्ट है। अगर आप फिट है तो सर्वाइव करेंगे, अगर अच्छी है लोग पसंद करेंगे तो सर्वाइव करेगी ही। सर्वाइवल का कोई कैलकुलेशन नहीं है, फार्मूला नहीं है। तो अगर फार्मूला होता कि आप ये इस तरह की फिल्म बनाइए और सर्वाइव कर जाएंगे, ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं। कोई फार्मूला काम नहीं करता है आज के इंडस्ट्री में। नहीं पवन, क्वेश्चन मेरा यहाँ पे यह है कि जैसा आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि एक बासी सी कहानी भी हो और उसमें 2-3 आइटम सॉन्ग्स हो और थोड़ी सी डिशुम हो और लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो, तो मूवी चल जाती है, सब तरह के लोग इसे देखना पसंद करते हैं, टाइम पास मूवीज़। तो ऐसे में आपने जो मूवी बनाई है वो एक ख़ास दर्शक वर्ग को ही अट्रैक्ट करेगी। तो आपको लगा नहीं कि या तो मैं उस भेड़ चाल में शामिल हो जाऊं जो आजकल चल रही है, या फिर मैं डिफरेंट सिनेमा बनाऊं? तो ये जो रास्ता जब तय करना था, ये आपने कैसे सोचा कि मुझे किस रास्ते पर जाना है?
हाँ ठीक है। देखिए, फिल्में बन रही हैं, ठीक है। आपने बताया कि आइटम सॉन्ग डाल के या फिर लटके झटके वाली फिल्में बन रही हैं, बनती जा रही हैं। ऑलरेडी ऑडियंस इन फिल्मों को देख रहा है। अगर मैं भी उसी तरह का सिनेमा बनाऊं तो मेरे इस इंडस्ट्री में आने का औचित्य क्या है? बिल्कुल बनता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो फिल्में हैं। मैं अपने फिल्मों को सार्थक कैसे बना सकता हूँ जब तक मैं कुछ नया नहीं कहूँगा। मुझे अपनी कहानी कहनी है, अपने तरीके से फिल्म बनानी है। शायद तभी मेरा जो इतना स्ट्रगल है फिल्म बनाने का, मैं इतना मेहनत करके और सब कुछ छोड़ के, नौकरी छोड़ के अगर वही कहानी मुझे कहनी है तो मुझे लगता है कि फिर बेकार है, क्योंकि कहानियां हैं, वो फिल्में तो अभी भी है ना। मुझे कुछ नया कहना चाहिए, तभी मेरा फिल्म बनाना सार्थक होगा। और हर आदमी का एक अपना अप्रोच होता है फिल्म को लेकर, तो मेरा ये अप्रोच है शुरू से। ऐसा नहीं है कि ये चुना गया है, मैं इस तरह का ही इंसान हूँ। शायद हमें कभी भी मुझे सेंसिबल चीजें ज्यादा पसंद हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं आइटम सॉन्ग मुझे पसंद नहीं है, आइटम सॉन्ग पसंद है मुझे, लेकिन सेंसिबल चीजें। आइटम सॉन्ग सेंसिबल है तो अच्छा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे परहेज नहीं है, लेकिन सेंसिबल। तो मुझे अपना सिनेमा बनाना था, अपने तरीके से बनाना था, तो मुझे शायद यही पसंद है। और जहाँ तक बात है सर्वाइवल की, तो एक मैं बात बताऊँ आपको कि इंडिया में अगर पॉप म्यूजिक सुना जाता है तो जसराज को भी सुनने वाले लोग हैं, वो कम ही दिखे सुने जाए, लेकिन सुनने वाले लोग हैं, तो ऑडियंस है। आपको ऑडियंस तलाशने होंगे, ऑडियंस बनाने होंगे। लोग कहते हैं सिनेमा का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए सिनेमा। मैं चाहता हूँ ऑडियंस का डिसेंट्रलाइजेशन कीजिए, आप दर्शकों का, आप दर्शक बनाइए, नए दर्शक पैदा कीजिए, नए तरीके के दर्शक पैदा कीजिए। आप आज भी देखिए इंडिया में गजल जिंदा है, हनी सिंह बिकते हैं तो जगजीत सिंह भी बिकते हैं इंडिया में। अगर सबको सुना जाता है, मतलब हनी सिंह के लिरिक्स भी अच्छे पसंद करते हैं, गुलजार के भी लिरिक्स लोग सुनते हैं उसमें क्या, तो चीजें हैं, आपको बस करना होगा। आप इस तरह, लेकिन रास्ता मुश्किल हो सकता है आपका। तो आप हमारे लिसनर्स को ये कहना चाहते हैं कि रास्ते सही में दो हैं, एक है सीधा साधा आसान रास्ता जहाँ पे बहुत चकाचौंध है, बहुत सारे पैसे हैं एंड सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है। दूसरा थोड़ा सा कठिन रास्ता है और थोड़ा लंबा है, लेकिन हाँ वो रास्ता ऐसा है जहाँ पर कि आप अगर चलो तो सुबह उठकर आपको लगेगा कि हाँ आपने सच में सही रास्ता चुना है एंड एंड ऑफ द डे आप बहुत ही रिलैक्स्ड फील करोगे। तो ऐसा ही एक रास्ता आपने चुना है। एंड तो अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? कौन से ऐसे ग्रेट डायरेक्टर्स है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कहीं से भी, तो आप किसको फॉलो करते हैं? कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं तो आपके मन को छुआ होगा? सबसे शुरुआत दौर में अगर मैं कहूँ तो किस तरह के, सबसे पहले सिनेमा ने मुझे थोड़ा लेट से प्रभावित किया। सबसे पहले मुझे ना साहित्य ने प्रभावित किया, खास करके रवीन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र के साहित्य से मैं बहुत प्रभावित, प्रेमचंद की कुछ कहानियों से। जब बचपन की बात है, ये 9th का पढ़ता था, तो उस समय साहित्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। उसके बाद गजलों ने मुझे बहुत प्रभावित किया, मेहंदी हसन के गजलों ने, के गजलों ने मुझे सेंसिटिव बनाया। और मैं 11th-12th में बहुत सेंसिटिव, मतलब समझता था कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। मैं चीजों को समझने लगा था, बहुत सब टेक्स्ट को समझता था, भावनाओं को समझता था, मानवीय भावनाओं को मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह से समझ पाता हूँ, किसी की भावनाओं को मैं समझ जाता हूँ जल्दी। फिर जब सिनेमा मैंने देखना शुरू किया तो कुछ फिल्में मैंने देखी, जैसे आप कह सकते हैं एक बाइसिकल थीव नाम की फिल्म है, विक्टोरियो दे सिका ने उस फिल्म को बनाया है। और उसी फिल्म से एक जॉनर की शुरुआत हुई थी, इटालियन न्यूरलिस्टिक सिनेमा, उस जॉनर का नाम है। तो मैं उस जॉनर से बहुत प्रभावित हूँ। मुझे लगता है कि मैं उसी जॉनर का इंसान हूँ। न्यू रियलिज्म जो है, न्यू वेव सिनेमा जो है, रियलिस्टिक फिल्में मुझे ज्यादा पसंद है। मैं कल्पना में थोड़ा कम जीता हूँ, मुझे रियलिज्म ज्यादा पसंद है। तो विक्टोरियो दे सिका मेरे यहाँ पे इंस्पिरेशन डायरेक्टर है। इंडिया में मनी कॉल मुझे बहुत पसंद है। मनी कॉल की कुछ फिल्में, भेड़ बूंद, मुझे बहुत ज्यादा करीब है मेरे दिल के। सत्यजीत रे बहुत पसंद है मुझे। तो इन लोगों का जो स्टाइल है, जानू बरुआ है अभी कंटेम्प्रेरी में, अपने से ऋत्विक घटक, मृणाल सेन,
ये लोग हमारे नाल सेन, जानू बरुआ, ये ऐसे फिल्म मेकर हैं जो मुझे लगता है कि मैं इससे रिलेट कर पाता हूँ। इनका जॉनर कहने का रियलिज्म रहा है, इसकी जो कहानी कहने का तरीका है बहुत ही सिंपल है, बहुत साधारण तरीका है। मेरा भी ये जो सोचने का जो तरीका बहुत साधारण, मैं छोटी छोटी चीजों को सोचता हूँ। मैं बहुत बड़ा नहीं सोचता हूँ, मैं छोटी छोटी चीजों को सोचता हूँ। जैसे दरवाजा बंद करना है तो चाबी है, तो मैं मतलब छोटी छोटी चीजों को मैं चाहता हूँ कि अपनी फिल्मों में लाऊं। आम जिंदगी में जो होते हैं आम संघर्ष को, बहुत बड़ा नहीं कुछ। बहुत खूब। पवन, आपसे अगला क्वेश्चन ये कि डायरेक्टर हो आप, स्टेज आर्टिस्ट रह चुके हो, ढेरों डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं, नुक्कड़ नाटक से जुड़े रहे हैं। सवाल ये है कि अभी तक आपने काफी कुछ देखा, सोचा, समझा और परखा है। ऐसे में स्टेज और ये जो बिग सिल्वर स्क्रीन, इन दोनों में क्या डिफरेंस पाते हैं आप? देखिए, जहाँ तक माध्यम का सवाल है, कला में हर माध्यम अपने आप में परिपूर्ण है। बात है कि आपको कहना क्या है, ठीक है। आप अपनी बात, एक जो पेंटर है वो अपनी बात पेंटिंग से कह सकता है, एक राइटर अपनी बात अपनी कहानी से कह सकता है, एक फिल्मकार अपनी बात फिल्म से कह सकता है, और एक थिएटर आर्टिस्ट अपनी बात थिएटर के माध्यम से कह सकता है, ठीक है। और फिर आपको सोचना है कि मेरी बातें किस तरह की हैं। अगर आपको एक फ्रेम दिखाना है तो पेंटिंग बना के उसको दिखाया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात बहुत जो बात कहना ही नहीं चाहते हैं, उसके प्रसार के बारे में भी सोच रहे हैं और चाहते हैं कि बात वैसे ही पहुंचे जैसे मैं सोच रहा हूँ, तो कुछ मीडियम्स में अपनी अपनी लिमिटेशन हैं। पेंटिंग की अपनी लिमिटेशन है, थिएटर का अपना एक खुद का लिमिटेशन है। मुझे लगता है कि सब में अगर देखें आप तो फिल्म बहुत ही सशक्त माध्यम है, क्योंकि ऑडियो विजुअल मीडियम है, क्योंकि हम दुनिया में जो भी देखते हैं वो सुनकर या देख कर समझते हैं, और फिल्मों में आपको ये मिलता है, देखने और सुनने दोनों को मिलता है। और आप फ्रेम देख रहे हैं, जो हम फ्रेम आपको दिख रहे हैं वही फ्रेम मुझे फिल्म में दिख रहा है, तो हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। हमारे ह्यूमन ब्रेन जो होता है बहुत इन्फ्लुएंसिव होता है, तो इमेजेस हम ज्यादा स्टोर कर पाते हैं, साउंड ज्यादा स्टोर करते हैं। तो फिल्म बहुत ही सशक्त माध्यम है। और मुझे लगा कि मेरे पास जो कहानी है अगर फिल्म के माध्यम से पढ़ें तो ज्यादा दूर तक पहुंचेगी, ज्यादा गहरा असर होगा उसका, इसलिए मैंने फिल्म मीडियम चुना। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि सारे मीडियम बहुत ही सशक्त हैं और सारे मीडियम्स की जरूरत है। हर फ्रंट पे काम होना चाहिए, ये नहीं कि केवल सिनेमा ही बने, पेंटिंग की जरूरत है, हर चीज, संगीत भी जरूरत है, थिएटर भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि कोई मीडियम एक दूसरे को सुपरसीड कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, हर मीडियम एक्सपैंड करे तो ठीक अच्छा आर्ट हम दे पाएंगे इस नेचर को, इस प्रकृति को। आपकी इस बात पर जगजीत सिंह की एक गजल याद आ रही है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। दिल से अगर आवाज़ उठी है और आपकी सोच बिल्कुल सही है तो दूर तक पहुंचेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। एंड हम आपसे इसी बात पर ये भी पूछना चाहेंगे, पवन की डायरेक्शन हो गया, स्टेज आर्टिस्ट आप बन चुके, नुक्कड़ नाटक कर लिया, हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आप लिरिसिस्ट भी हैं, कुछ इस बात पर रोशनी डालिए। लिरिसिस्ट हूँ नहीं मैं, एक्चुअली जब मैं नया पता बना रहा था तो चाहता नया पता पे मैंने एक कविता भी लिखी थी कुछ कहानी लिखने के पहले, पलायन। तो नया पता में आपने जो गीत लिखा है उसके बारे में बताइए। नया पता में जो गीत लिखा हुआ बेसिकली एक चैता है और मतलब बिहार का एक पुराना फोक है। जनरली पहले अप्रैल से लेके जून के बीच में गाया जाता था फोक ट्रेडिशन। फोक तो सीजनल होते हैं और जो भी फोक हमारे हैं वो सीजनल हैं। तो मार्च से लेके मई के बीच जब खाली रहते थे, लोग फ्री होते थे, तो चैता में एक तरह का विरह होता है। तो जब आपको काम नहीं होता आपके पास तो उस समय ये फॉर्म चलता था बिहार में और उत्तर यूपी में चैता। और बहुत दिनों से नया चैता किसने लिखा नहीं है और आया नहीं है, तो मुझे नया पता नहीं चाहता था इस तरह का एक फोक हो और इस तरह का कुछ फोक हो जो पूरे फिल्म को डिस्क्राइब कर रहे। सिग्नेचर सॉन्ग जो बोलते हैं आज के इस फॉर्मेट में लोग बोलते हैं सिग्नेचर सॉन्ग होना चाहिए, तो उसी तरीके का मैं कुछ चाहता था। और मैंने बहुत लोगों को बोला था लेकिन वो नहीं पा रहा था, तो मैंने खुद लिखा उसको। और उसमें ये है कि जो मेरा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके दिमाग वो गांव आने वाला है अपने और शॉपिंग कर रहा है गांव आने के लिए। तो उसके दिमाग में मेरे सारे गाने जो है बैकग्राउंड में, तो उसके थ्रू उसके सबकॉन्शियस माइंड में गाना चल रहा है
कि इसके शब्द ये हैं कि नीक नहीं लागे यही सैया हो रामा। और चैता में एक खास बात है कि हर लाइन में रामा जरूर आता है जी। तो उसमें भी कहा कि नीक नहीं लागे हो रामा यही सैया हो रामा जायम आपन गौवा, यानी कि वो यहाँ पे जहाँ है उसको अच्छा नहीं लगता है, अपने गाँव जाना चाहता है। इसमें एक लाइन है कि चनरमा के देश काटत हुई है रतिया, गौवा के लोगों जोहत हुई रहिया। सोचता है कि उसकी जो बीवी है वो चांद को देख कर रात काट रही होगी, रातें बिता रही, उसके गाँव के लोग जो होंगे उसका रास्ता देख रहे होंगे। उसमें एक और लाइन है जो बहुत मेरे दिल के करीब है और पूरे नया पता को डिस्क्राइब करता है कि दोनों पतवा के बीच बिखरल जिंदगिया, दोनों पतवा के बीच बिखरल जिंदगिया, चैन नहीं नीले कोनो ठैया हो रामा, यानी कि दो पत्तों के बीच में से जिंदगी बिखर गई है। इट्स ऑल अबाउट नया पता के बारे में। पवन, जब आपने इतनी तारीफ की है तो चलिए हम ये गीत जीतू प्रजापति जी की आवाज में सुन लेते हैं और अपने लिसनर्स को भी सुनाई देते हैं। हो रामा जाइब आपन गौआ नीक नाही लागे एही ठैया, हो रामा जाइब आपन गौआ जब जब बहेला पुरुवी बयरिया, जियारा तरासेला सगरो सहरिया, जब जब बहेला पुरुवी बयरिया, जियारा तरासेला सगरो सहरिया, अनिमिया के छैया बुलावे, हो रामा जाइब आपन गौआ निमिया के छैया बुलावे, हो रामा जाइब आपन गौआ। हाय शिकागो, इस प्रोग्राम में इस वक्त आप साथ दे रहे हैं आरजे अलका का चंद परदेसी रेडियो पर, लाइव फ्रॉम शिकागो। जैसा कि पवन ने डिस्क्राइब किया था, गीत बिल्कुल वैसा ही बन पड़ा है। चनरमा के देखी काटत होई रतिया, अखिया जो है चारों पहर हो रामा जाइब आपन गौवा। वैसे लोगों का दर्द जो अपने मिट्टी से काफी दूर, नए पते की तलाश में, पुराने पते से काफी दूर, पुरानी यादों को अपने दिल में समेटे हुए इस वक्त रेडियो चंद परदेसी सुन रहे होंगे। उन्हें समझ आ रहा होगा कि ये जो नया पता मूवी है वो एक बार तो जरूर देखने लायक है और कहीं न कहीं ये मूवी उनके दिल को जरूर छूने वाली है। पवन, रिव्यूज तो काफी आ चुके हैं, मूवी रिलीज हुए कुछ दिन हो चुके हैं, मिक्स्ड रिव्यूज हैं। वेल, हाँ जी, तो ये जो फंडिंग का जो सवाल था कि मूवी बनाने के लिए सबसे पहले तो सबसे बड़ी डिमांड होती है फंड। ऐसे में क्राउड फंडिंग का आइडिया आपके लिए कितना कारगर रहा, कितना सपोर्टिव रहा आपके इस सपने को पूरा करने में? जनता ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया? देखिए, जिस तरह की कहानी नया पता है, जिस तरह की फिल्म बनाना चाहता था, अभी जो बॉलीवुड का जो फॉर्मेट है, जो सिस्टम है, उस फॉर्मेट में मेरी कहानी फिट नहीं बैठ रही थी। क्योंकि अभी जो सिस्टम है बॉलीवुड, तो उसमें क्या है कि प्रोड्यूसर्स पैसा लगाते हैं और ये बहुत ही जस्टिफाइड बात है, बहुत लाजिम है कि जो प्रोड्यूसर पैसा लगाएगा वो रिटर्न चाहेगा। इसमें कोई बुराई नहीं, बुरा नहीं मानता हूँ। क्या पैसा लगाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि आप रिटर्न चाहेंगे। और नया पता में संभावनाएं बहुत कम ऐसे रिटर्न कि जिस तरह का हमने फिल्मों का जिस तरह का कैनवस बनाया है भारत में, जिस तरह का मार्केट बनाया है, जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, वहाँ पे फिल्मों का चलना बहुत जरूरी है, इनकम बहुत जरूरी है, तभी आप सर्वाइव करेंगे। सभी था तो नया पता। और जिस तरह का फिल्मकार मैं, मतलब मैं बहुत मेरी पहली फिल्म थी और लोग मेरे पर ट्रस्ट क्यों करेंगे, लोग पैसा क्यों लगाएंगे। सवाल ये आपसे अपने आप को प्रूव किया था। तो उस फिक्स फॉर्मेट का तो मुझे जा नहीं सकता था, मेरे पास विकल्प। और जिस तरह की कहानी नया पता है मेरे पास, लेकिन का जो जमाना है, सिनेमा जैसे इवॉल्व हो रहा है, ये बाहर जिसमें होता रहा है, इंडिया में भी शुरुआत हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से सोशलाइज हो रहे हैं डे बाई डे,
इंडिया में सोशलाइजेशन बहुत ज्यादा है, सोशल कनेक्शन बहुत ज्यादा हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को जानते हैं, कॉन्टैक्ट हमारे बहुत ज्यादा है। पहले हमें चिट्ठी लेकर बात करना था, हम व्हाट्सएप पे बात करते थे। बहुत इजी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों को जानने लगे हैं हम। ऐसे भी लोगों को बहुत सारे जानते हैं, इन सब कभी मिले नहीं। और इस तरह का रेपो भी बिल्डअप होता है आपस में, ना मिले भी। इस समय ये करनी आसान हो गई। क्राउड फंडिंग जो है, इसमें क्या होता है कि अब क्राउड फंडिंग के आने से, इस तरह की चीज होने से, सोशलाइज होने से फायदा ये हुआ है कि कंटेंट अब मरेगा नहीं। हर कंटेंट, अगर आपका जज्बा है तो आप अपने कंटेंट को सिनेमा के पर्दे पे ला सकते हैं, डांस के माध्यम। तो मैंने सोचा कि क्राउड फंडिंग किया जा सकता है, हम लोगों के पास जा सकते हैं और इस कहानी के बारे में बता के हम फंड इकट्ठा कर सकते हैं। मंदिर बनाने के लिए पैसे तो देते ही, मस्जिद बनाने के लिए देते हैं, बहुत सारे काम पैसा देते हैं। तो समाज से जुड़ा हुआ काम है, सामाजिक सरोकार का काम है, इसलिए क्यों नहीं। तो पवन, जैसा कि हम कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है और ईंट ईंट जोड़कर दीवार बनती है, कुल जमा 8 लाख का बजट और बन गई आपकी ऑफ बीट मूवी नया पता। आपको पर्सनली क्या लगता है कि आप जस्टिफाई कर पाए हैं पब्लिक के फंड को? मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है जस्टिफाई कर पाया, क्योंकि जिनके लिए मैंने फिल्म बनाई है, जिन ऑडियंस के लिए, मुझे अभी तक ऐसा कोई ऑडियंस नहीं मिला। अभी तक मैं बिल्कुल दिल से बात कह रहा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है एक्सेप्ट करने में। कोई किसको अच्छी नहीं लगती है तो ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा जो ऑडियंस की तलाश में हूँ मैं, जिसने नया पता देखी और अच्छी ना लगी। सही में मेरे जेफली दिल से बोल रहा हूँ मैं बात, कि उस ऑडियंस की तलाश में एक न्यूट्रल ऑडियंस जो बिना किसी बायस होते मेरे नया पता को देखा है और उसको नया पता अच्छी ना लगी। अभी तक जो भी जिसने भी फिल्म देखी है, एक न्यूट्रल ऑडियंस की बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक ऑडियंस जो है, जो बिना किसी माइंडसेट के फिल्म देखने जा रहा है, बिना किसी चश्मे के फिल्म देखने जा रहा है, उसको ये फिल्म दिल तक छुई है। जब मैंने इसकी स्क्रीनिंग की थी हैबिटेट सेंटर में, तो स्क्रीनिंग के बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे और इतने इमोशनल मैसेजेस थे। बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि फिल्म देखते वक्त मुझे लग रहा था कि मैं दिल्ली में क्यों, ये वापस अपने गाँव चले जाना चाहिए। और हैबिटेट सेंटर में जब स्क्रीनिंग की थी तो वहाँ केवल बिहार के ही लोग नहीं थे, मुझे लगता है 60% लोग बाहर के थे, 20 से 30 फॉरेनर्स थे वहाँ पे। स्क्रीनिंग फिल्म को उन्होंने वन गो में देखा। एक ऑडियंस ऐसा नहीं था जो बीच में उठकर गया हो। और फिल्म खत्म होने के बाद सबने मुझसे सवाल पूछे, मुझे लगा फिल्म मेरी काम कर रही है, लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। और नया पता तो मुझे लगता है कि बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं, मतलब ये दावे के साथ कह सकते हैं, जिनको जिस फिल्म को ऑडियंस से इतना प्यार मिलता है। नया पता बनी भी है ऑडियंस के प्यार के कारण, और आज थिएटर में लगी है तो ऑडियंस के प्यार के कारण। आज फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई थी, आज मंडे है और फिल्म लगी है। और ज्यादा और कम की बात अलग है, क्योंकि ये बात पहुंची नहीं है लोगों तक। नया पता मैं बहुत लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाया हूँ, बहुत लोगों को पता ही नहीं है सिनेमा के बारे में। तो जितने लोगों को पता है इसमें से अगर 10% भी लोग फिल्म देखने आ रहे हैं, तो बात हम तुलना ही कर रहे हैं ना, तुलनात्मक बात करेंगे। हम इसकी तुलना एक विलेन से और बड़ी फिल्मों से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका रीच बहुत ज्यादा है। अगर मेरी फिल्म 10 लोग जानते हैं पब्लिक तक, यहाँ शिकागो की पब्लिक तक पहुँचाने का आपका कोई प्लान है आगे? शिकागो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल है, कोई प्लान है आपके यहाँ तक पहुँचने के? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि फिल्म वहाँ तक पहुँचे और मैं कोशिश करूंगा उस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म भेजने की। अगर वहाँ तक सेलेक्ट नहीं भी होती है, अगर सेलेक्ट नहीं भी होती है तो मैं प्राइवेट स्क्रीनिंग भी रखूंगा। अभी जैसे इंडिया के लिए मैंने सोचा है, जब फिल्म रिलीज हो जाएगी उसके बाद मैंने 100 गाँव में इसकी स्क्रीनिंग करने की सोची है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं 100 गाँव में घूम के फिल्म को दिखाऊंगा फ्री में, क्योंकि ये मतलब फ्री में ही दिखाना है। और उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि बाहर जो इंडियन डायस्पोरा है वहाँ भी ये फिल्म में दिखाऊं लोगों को। किसी भी तरीके से फिल्म पहुँचनी चाहिए। अगर मैं नहीं दिखा पाता हूँ तो लास्ट ऑप्शन ये है कि मैं 1 साल बाद इस फिल्म को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा फ्री कंटेंट के लिए, कोई भी देख पाएगा। यानी कि आप जो दिल की आपकी आवाज़ थी, जो आप बचपन से अपने आसपास के माहौल में देख और समझ रहे थे, उसे आपने फाइनली बिग स्क्रीन पर उतार डाला है। और अब आपका अगला स्टेप यह है कि किसी तरह से भी इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्राउड तक, जनता तक पहुंचाया जाए। और दोस्तों, हमारे जो लिसनर्स हैं, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे साथ हैं पवन श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बनाई है एक बहुत ही डिफरेंट तरह की एक ऑफ बीट मूवी, नाम है जिसका नया पता।
एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है ये, चुने हुए ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, फ्यूजन म्यूजिक है, फोक है, निर्गुण है, ठुमरी है, यहाँ तक कि भोजपुरी के शेक्सपियर माने जाने वाले भिखारी ठाकुर के गीतों को भी इसमें शामिल किया गया है। बहुत ही प्यारी सी ये मूवी, जिन्होंने नहीं देखी है हम उनसे जरूर गुजारिश करेंगे कि एक बार तो जरूर देखें। और पवन, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन, वो ये कि जब आप मूवी नहीं बना रहे होते, जब मूवी के बारे में नहीं सोच रहे होते, जब गीत नहीं लिख रहे होते, उस समय आप क्या कर रहे होते? आपकी हॉबीज क्या क्या है? या तो पढ़ता हूँ या फिर घूमता हूँ। मुझे ऑब्जर्व, मेरी हॉबी सबसे ज्यादा अच्छी बड़ी हॉबी ये नहीं, ऑब्जर्व मैं करता हूँ चीजों को। मैं बहुत चीजों को ध्यान से देखता हूँ। तो मैं घूमता जाता हूँ रोड पे ऐसे भी या फिर बाहर भी। तो ऑब्जर्वेशन मेरी बहुत बड़ी हॉबी है। चीजों को ऑब्जर्व करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी भी इंसान कोई चल रहा है रोड पे, मैं उसे ऑब्जर्व करता हूँ। कोई बोर्ड है, कोई साइन बोर्ड है, तो उसे देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा पढ़ना, मैं कई चीजें पढ़ना चाहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। ये मेरी हॉबी है। म्यूजिक म्यूजिक मुझे बहुत बहुत को पवन, आपने बिहार से दूसरे शहरों में आए लोगों का दर्द अपनी मूवी में दिखा दिया। आपका आगे का फ्यूचर प्लान, अगला स्टेप क्या है? आने वाले आपके कोई और प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप शायद ये दिखा सकें कि भारत से बाहर निकले हुए हम जैसे लोगों का जो हमारी जो फीलिंग्स होती है अपनी कंट्री के लिए, वैसा कुछ आपका प्लान है आगे? फिर तक तो प्लान नहीं है, लेकिन अगर जहन में कुछ ऐसी कहानी आएगी, ऐसा कुछ होता है, मैं बाहर जाता हूँ या फिर देखता हूँ चीजों को, मुझे लगता है कि ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ कई लोग रहते हैं गल्फ कंट्रीज में या फिर कनाडा में रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा, बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा है बाहर, लेकिन अब बहुत बड़ा है। तो लेकिन अभी मैं उसका हिस्सा नहीं, मैंने तो बहुत करीब से महसूस नहीं किया है उनके फीलिंग्स को, क्या उनके दिमाग में चलता है। फिल्मों के माध्यम से या किताबों के माध्यम से या कुछ लोगों से बात करके मालूम चला है, लेकिन अब कहानी दिमाग में आने के लिए बहुत करीब से आपको देखना होगा। तो शायद मैं जब करीब से देख पाऊँ और कहानी मेरे मन में आती है तो मैं जरूर बनाऊंगा। और कोई भी कहानी अगर मेरे दिल में आती है, मेरे मन में कोई भी कहानी आती है, तो बिना किसी कैलकुलेशन किए मैं उस कहानी को बनाऊंगा। ये मेरा जिद है, मतलब ये मेरा डिसीजन। मेरे मन में कोई कहानी आ गई और मैं उस कहानी को लेकर मेरे अंदर कन्विक्शन है, तो बिना किसी कैलकुलेशन के उस फिल्म को जरूर बनाऊंगा। ये मेरा एक निर्णय है लाइफ, और फिल्म के साथ मेरा कमिटमेंट है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ पवन कुमार श्रीवास्तव, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट पैरल सिनेमा के डायरेक्टर्स में जिनकी गिनती की जाने लगी है। इनकी पहल मूवी नया पता बहुत हमारे देश के बहुत सारे थिएटर्स में ओपनिंग हो चुकी है, इस मूवी की स्क्रीनिंग हो चुकी है, एंड आई विश कि शिकागो तक बहुत जल्दी ये मूवी पहुंचे। लास्टली पवन, नया पता आपका ये सिंसियर एफर्ट रहा है, जो कि माइग्रेशन की जो रियलिटी है, ग्रिम रियलिटी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी ने कैप्चर किया है। आने वाले दिनों में आपकी ये मूवी और भी नए कीर्तिमान स्थापित करे और बहुत सारा अप्रिसिएशन मिले इस मूवी को, जो कि ये डिजर्व करती है। और इसी के साथ दोस्तों, आरजेएल का आप सबसे लेती है विदा। ऑल द वेरी बेस्ट पवन जी। थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। हो